दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं, उसका नाम है कलमीर मैन ईटर। ये एक असली वाकया है जिसे लिखा है मशहूर शिकारी और जंगल कहानियों के लेखक ज़फ़र आलमगीर ने। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये रोमांचक कहानी कलमीर मैन ईटर की। सफ़र की शुरुआत रेल से हुई थी। लंबी यात्रा के बाद मैं को स्टेशन पर उतरा, लेकिन वहां से कलमेर पहुंचना सिर्फ बैलगाड़ियों के जरिए संभव था। पर हालातों ने सब कुछ बदल दिया था। बैलगाड़ियों का आना जाना रुक गया था, मंडी बंद थी और सारा व्यवसाय मैन ईटर बाघ के खौफ से बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था। आप सोच सकते हैं गांव के लोग किस दशा में जी रहे होंगे। दिन के समय भी लोग अपने घर के आंगन तक डरे डरे निकलते। रात को जरा सी आहट पर उनके कान खड़े हो जाते, शरीर कांप उठता और हृदय इतना जोर से धड़कने लगता जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। जब मैं कोस के छोटे से स्टेशन पर उतरा तो शाम ढल रही थी। 3 दिन और 2 रात लगातार रेल यात्रा ने मेरी आत्मा तक को थका दिया था। शरीर टूट रहा था, पैर भारी लग रहे थे। वन अधिकारी का दफ्तर और मकान यहीं कोस में था। सरकारी दफ्तर और अन्य कार्यालय भी इसी क्षेत्र में थे। इस मैन ईटर बाघ के खिलाफ कई बार अखबारों में अपील छपी थी, शिकारियों से सहायता मांगी गई थी। लेकिन कलमेर और अटारा के आसपास के वनों में जो बाघ महीनों से खौफ फैला रहा था, उससे मारने कोई तैयार नहीं हुआ। पूरा 1 महीना बीत गया था और अब तक कोई शिकारी सामने नहीं आया। सरकारी अफसर भी अब किसी की आमद की आशा छोड़ चुके थे। मैं स्टेशन से निकलकर अंधकार में वन अधिकारी के मकान का रास्ता ढूंढता हुआ चला। जब उनके दरवाजे तक पहुंचा तो उनके चेहरे पर मुस्कान कम, एक थकान और उदासी ज्यादा थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मदद करूं। उनके शब्दों से ज्यादा उनके स्वर ने मुझे समझा दिया कि उन्हें मेरे सफल होने की अपेक्षा नहीं है, और ये अस्वाभाविक भी नहीं था। मैं एक शहरी आदमी, कमजोर और अनुभवहीन। उन्हें क्यों लगता कि मैं एक खौफनाक मैन ईटर को समाप्त कर पाऊंगा? उन्होंने मेरे लिए अपने घर से थोड़ी दूर एक छोटी सी कोठरी में रात गुजारने का प्रबंध कर दिया। मैं बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में डूब गया। पता ही नहीं चला रात कब बीत गई। सुबह आंख खुली तो सूर्य काफी ऊपर आ चुका था। घड़ी देखी तो 8 बज चुके थे। मुंह हाथ धोकर नाश्ता किया और वन अधिकारी से मिलने गया। उनका चेहरा उतना ही उदास था जितना कल रात को था। उन्होंने कहा, सुबह से यही सोच रहा हूं कि आपको कलमेर तक कैसे पहुंचाऊं। कोई भी व्यक्ति आपके साथ चलने को तैयार नहीं है। उनकी मजबूरी मैं समझ रहा था, लेकिन मैं चुप रहा। शायद अगर वो अपने पद और प्रभाव का उपयोग करते तो 2-4 लोग तैयार हो जाते, लेकिन उन्होंने अपने अधिकार होते हुए भी ऐसा करना उचित नहीं समझा। क्यों, ये मैं कभी नहीं जान सका। उनकी ठंडी और उदासीन प्रवृत्ति ने मुझे जरूर चोट पहुंचाई, लेकिन मेरे पास सहा करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। दिन के 12 बज चुके थे। मैं वन अधिकारी के घर में इंतजार करता हुआ बस घड़ी की सुइयां गिनते जा रहा था। हर बीतता हुआ पल मेरे धैर्य को परख रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि ये धैर्य कभी टूटने न पाए। मेरा मन बेचैन था। मैं चाह रहा था कि किसी तरह कालमेर के लिए रवाना हो जाऊं। तभी करीब 12:15 बजे एक व्यक्ति वन अधिकारी के सामने उपस्थित हुआ। वो किसी सरकारी काम से आया था और कालमेर से एक छोटे से काफिले के साथ कोस पहुंचा था।
उसने बताया कि ये काफिला कुछ खरीद फरोख्त के लिए आया है और लगभग 1.5 घंटे बाद वापस कालमेर लौटने वाला है। वन अधिकारी के चेहरे पर पहली बार एक रोशनी सी चमक उठी, जैसे उनके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उन्होंने तुरंत काफिले के 2-3 आदमी बुलवाए। जब वे आए तो उनसे मेरा परिचय कराया और कहा, ये शिकारी कालमेर जाना चाहते हैं, इन्हें अपने साथ ले जाओ और पूरे जिम्मेदारी से इनका ध्यान रखना। उनके इस व्यवहार से मुझे भी एक तसल्ली मिली। मैंने उनका आभार माना और काफिले के साथ निकल पड़ा। 2 बजे के आसपास काफिला अपने काम निपटाकर कालमेर के लिए रवाना हुआ। कुल मिलाकर हम 7 व्यक्ति थे। 2 बैलगाड़ियां सामान से भरी हुई, 5 लोहे के बड़े डिब्बे जिनमें पत्थर भरे गए थे और 5 तेज धारे वाले कुल्हाड़े, साथ ही 4 बड़े देसी कुत्ते भी गाड़ी से बंधे हुए थे। ये सारा साधन मैनीटर बाघ से बचने के लिए तैयार किया गया था। कुत्तों का काम था हमें खतरे के बारे में पहले से चेतावनी देना, और ये लोहे के डिब्बे इसलिए थे ताकि वन से गुजरते समय उन्हें बजाकर शोर मचाया जा सके और बाघ हम पर अचानक हमला न कर दे। सोचिए, सामने था एक घना वन। ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश को छू रहे थे और नीचे घने झाड़ जमीन को ढके हुए थे। ये झाड़ियां ऐसी थी कि अगर मैनीटर बाघ उनमें छुपकर बैठ जाता तो आंखों को कुछ नजर ही न आता। और कालमेर जाने वाली पगडंडी, वो तो विशेष रूप से खतरनाक मानी जाती थी। इसी रास्ते से गुजरते वक्त किसी भी पल हम पर खौफनाक हमला हो सकता था। और सबसे बड़ी बात, कई दिनों से कोई नई घटना नहीं हुई थी। मतलब मैनीटर बाघ को शिकार का अवसर नहीं मिला था। इसका अर्थ था कि वो भूखा होगा, और एक भूखा बाघ सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। उसका हर कदम उसके पेट की आग बुझाने के लिए उठता है, और यह भी संभव था कि वो हमारे ही काफिले पर टूट पड़े। हाँ, ये सच है कि इसी वन से गुजरते हुए कुछ दिन पहले ये काफिला सुरक्षित निकल चुका था, लेकिन वन के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में एक बाघ को समय ही कितना लगता है। एक शाम से दूसरी सुबह तक वो कहीं भी पहुंच सकता है। जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही कुत्तों को खोल दिया गया। चारों अपनी आदत के मुताबिक दौड़ते, झाड़ियों को ताकते और कभी आगे कभी पीछे होते हुए गाड़ियों के इर्द गिर्द चलने लगे। उनकी हर हरकत आंखों को सुकून भी देती थी और बेचैनी भी। अगर वे चुप हो जाते तो हृदय जोर से धड़कने लगता, और अगर वे भौंकते तो लगता जैसे मैनीटर बाघ बिल्कुल पास ही हो। गाड़ियों में बैठकर हर व्यक्ति सतर्क था। कुल्हाड़ी बीच में इस तरह रखे गए थे कि पल भर में हाथ आ जाएं, और वे लोहे के डिब्बे भी बिल्कुल पास रखे थे ताकि जरा सी आहट पर उन्हें बजाकर वन में शोर मचाया जा सके। मैं पूरी सावधानी के साथ रास्ते का जायजा ले रहा था। राइफल मेरे कंधे पर था और हृदय में एक अजीब सा जुनून कि जो भी खतरा सामने आए मैं उसका सामना करने के लिए तैयार था। हर वृक्ष के पीछे, हर झाड़ी के नीचे मुझे लगता जैसे मौत घाट लगाए बैठी हो। जब हम कलमेर पहुंचे तो पहली नज़र में ही मैंने महसूस कर लिया कि गांव पर कैसे भय का साया छाया हुआ है। लोगों के चेहरे पीले पड़ चुके थे, आंखों में नींद का नामो निशान न था और शरीर थकान से टूट रहे थे। ये आम थकान नहीं थी, ये वो बोझ था जो भय इंसान के मन और आत्मा पर डाल देता है। वादी कलमेर में वास्तव में सिर्फ एक बड़ा गांव है जिसे लोग कलमेर कहते हैं। ये गांव पूरे क्षेत्र का केंद्र है। ज़्यादातर लोग यहाँ लकड़ी काटने का काम करते हैं। बचपन से ही यहाँ के बच्चे कुल्हाड़ी और आरा हाथ में लेकर वन की ओर निकल जाते हैं, जैसे वन उनके जीवन का हिस्सा हो। गांव से कुछ ही दूर बराहक नदी के तट पर एक मंदिर खड़ा है, जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए आस्था का विशेष स्थल है। कलमेर के अतिरिक्त इस वादी में कोई और ऐसी बस्ती नहीं थी जो इतनी बड़ी हो।
इसके चारों ओर छोटी छोटी बस्तियां बसी हैं। उन बस्तियों में 20-22 से ज़्यादा झोपड़ियां कभी नहीं होती। मिट्टी की दीवारें, घास फूस की छत और दो चार बांस के सहारे टिकाई गई कमज़ोर सी इमारतें। बारिश आने पर ये झोपड़ियां किस हालत में होती होंगी ये सोचकर ही हृदय भर आता था। और अब जब उनके आसपास एक मैन ईटर बाघ घूम रहा था, तो सोचिए उन बेचारे लोगों की रात कैसे कटी होगी। अब 4 महीने हो चुके थे इस बाघ के इस वादी में आने को, और उसके बाद से मौत का एक सिलसिला शुरू हो गया था। 2-3 शिकारी पहले ही अपनी कोशिश कर चुके थे, लेकिन सब व्यर्थ गई। बाघ ने ना सिर्फ उन्हें धोखा दिया, बल्कि इस दौरान कई पुरुष और महिलाएं उसका शिकार बन चुके थे। शुरुआत में जब लोग मैन ईटर के अस्तित्व से अनजान थे, तो बाघ प्रत्येक दिन नहीं तो हर दूसरे दिन किसी न किसी को अपनी दहशत का शिकार बना लेता। वन के रास्ते उसके लिए बिल्कुल खुले थे और गांव के लोग बस आसान शिकार। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे भय फैलता गया, लोग वन जाने से बचने लगे। अब बाघ को खुद ही अपने शिकार के तरीके बदलने पड़े। वन से निकलकर उसने वादी के गांवों का रुख किया, और वहां लोग जब बिल्कुल असावधान होते, तब वो अचानक टूट पड़ता। रात के सन्नाटे में या सुबह की फीकी रोशनी में उसकी दहाड़ और पंजों की आहट मौत बनकर गिरती थी। कलमेर के लोगों के मन में अब सिर्फ भय ही भय था। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सब दिन भर एक दूसरे से सिर्फ एक ही प्रश्न करते कि कल किसकी बारी होगी। मुझे जब अलग अलग लोगों से बात करने का अवसर मिला, तो मैंने उनकी आंखों में वो सच्चा डर देखा जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कई लोगों ने कहा था कि उन्होंने उस बाघ को अपनी आंखों से देखा है, एक बलवान और शानदार बाघ जिसे देखते ही इंसान का कलेजा कांप उठता था। और सबसे ताज़ा घटना मुझे बताई गई जो सिर्फ 2 दिन पहले हुई थी। कलमै से कुछ मील दूर एक गांव में मैन ईटर ने सुबह के समय एक झोपड़ी के दरवाजे से 12-14 वर्ष का एक लड़का उठा लिया। सोचिए, सुबह के वक्त जब लोग समझते हैं कि रात का अंधेरा खत्म हो गया और दिन की सुरक्षा उन्हें बचा लेगी, तब उस बाघ ने ऐसा कर दिखाया। मुझे इस खबर पर पहले विश्वास करना कठिन लगा, क्योंकि सुबह के समय एक इतना बड़ा बाघ गांव में घुसकर किसी झोपड़ी के अंदर से बच्चा उठा ले जाए, ये बात समझ से परे थी। गांव में तो हर घर के पास कुत्ते होते हैं, और एक भी कुत्ता अगर भौंक पड़ता तो पूरे गांव के कुत्ते चिल्लाने लगते। सिर्फ एक कुत्ते की भौंक भी बाघ के इरादे बिगाड़ देती है। फिर आखिर ये सब कैसे हुआ? मैं सोचता रहा, क्या ये वास्तव में बाघ का काम था, या लोगों का भय ही इतना बढ़ गया था कि उनके मन ने इस घटना को और भी भयानक बना दिया था। लेकिन एक बात तो निश्चित थी, इस भय के वातावरण में लोग बाघ की बातें भी उसी भक्ति भाव से कर रहे थे जैसे वो कोई वन देवता हो। उसकी शक्ति, उसकी चतुराई और उसकी हिम्मत की कहानियां हर कोने में चर्चित हो गई थीं। वन विभाग के करिंदों के जरिए कलमेर के गांव-गांव तक ये खबर भेजी गई कि मैं अब कलमेर में टिक गया हूं, और जहां भी कोई नई घटना हो तुरंत मुझे सूचित किया जाए। इस घोषणा का असर ये हुआ कि कलमेर के लोग मुझे सरकार का खास आदमी समझने लगे। अब उनके लिए मैं सिर्फ एक शिकारी नहीं था, बल्कि शासन का वो हाथ था जो उन्हें इस मैन ईटर बाघ के आतंक से मुक्ति दिला सकता था। गांव के लोग जो पहले सूर्य अस्त होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, अब मुझे देखते ही मदद देने के लिए आगे बढ़ने लगे। हर मोड़ पर कोई ना कोई व्यक्ति मेरे लिए तैयार मिलता। किसी के पास खबर होती, किसी के पास रास्ते की जानकारी, और कोई सिर्फ हौसला देने के लिए साथ चलता। लेकिन 2 दिन तक कोई नई खबर नहीं मिली। मैन ईटर जैसे ज़मीन में समा गया हो। इन 2 दिनों में मैं अक्सर दरिया के किनारे जाता, घनी झाड़ियों में घुसता, इस आस में कि शायद कहीं बाघ की झलक मिल जाए। दरिया की ठंडी हवा और बहते पानी की गूंज के बीच मैं घंटों बैठे रहता, लेकिन वो नर बाघ जैसे जानबूझकर मुझसे बचता रहा। हाँ,
कुछ निशान जरूर मिले, गहरे पग मार्क्स जो मिट्टी में ठोस और साफ छप चुके थे। उन्हें देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये मैन ईटर कोई कमज़ोर या बूढ़ा जानवर नहीं, बल्कि एक तंदुरुस्त, जवान और भारी जिस्म का नरबाग है। उसके पंजों का आकार ही इतना बड़ा था कि एक पल के लिए मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या मैं वास्तव में उससे आमने सामने टकराने के लिए तैयार हूँ। 2-3 बार मैंने उन पग मार्क्स का पीछा करने की कोशिश की। घंटे भर तक जंगल के अंदर उनके पीछे चलता रहा, कभी मिट्टी में घिरे पदचिन्ह, कभी सूखी घास में घसीटने के निशान। लेकिन बाघ अपनी चतुराई के लिए मशहूर मुझे कभी इतनी दूर ले जाता जहां आगे के रास्ते ही गुम हो जाते, और मैं अकेला अपने ख्यालों और भय के साथ जंगल के बीच खड़ा रह जाता। मेरे लिए शिकार का मतलब हमेशा एक अकेला सफ़र ही रहा है। मैं जानता हूं कि मैन ईटर के साथ किसी और को ले चलना उसके जीवन को खतरे में डालने के समान है। एक दूसरे आदमी की रक्षा का बोझ ऐसे भयानक जानवर के सामने अक्सर जानलेवा साबित होता है। इसलिए मैं हमेशा अकेला निकलता। रातों को मैं कलमेर के किसी गांव की झोंपड़ी में रुकता और इंतज़ार करता। गहरी अंधेरी रात, गांव के कुत्तों की भौंक और जंगल से आती अजनबी आवाज़ें मेरे कान में गूंजती रहतीं। हर पल लगता कि मैन ईटर झाड़ियों के बीच से निकलकर मुझे घूर रहा है। 3 रातें ऐसी ही निकल गईं, बिना किसी सामने के। चौथी सुबह लगभग 10 बजे मैं अपनी राइफल उठाकर दरिया की तरफ निकलने ही वाला था कि अचानक 4 आदमी मेरे घर तक आ पहुँचे। सांस फूली हुई थी, कपड़ों पर सफ़र की धूल चिपकी थी। उनमें से एक वन विभाग का करिंदा था। कंधे पर उसने एक पुरानी सी बंदूक लटका रखी थी। बंदूक ज़्यादा काम की नहीं थी, लेकिन शायद हौसला बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। मैन ईटर जैसे शिकारी के सामने वो बंदूक एक लकड़ी से ज़्यादा नहीं थी। उन्होंने बताया कि वो कलमेर से कुछ कोस दूर एक बड़े गांव से आए हैं। कलमेर के बाद ये गांव पूरे क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा गांव माना जाता था, और इसी गांव से सुबह सुबह एक डरावनी खबर निकली थी। मैन ईटर ने गांव के मंदिर के पुजारी को ही अपना शिकार बना लिया था। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रतिदिन मंदिर की घंटी बजाता, लोगों की प्रार्थनाओं का नेतृत्व करता, उसे भी भागने नहीं छोड़ा। बिना समय गवाए मैंने अपना थर्मस, बिस्किट का पैकेट, टॉर्च, तंबाकू और पाइप अपने बैग में डाला, राइफल कंधे पर रखी और उनके साथ निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, घने जंगल के मोड़, कभी धूप से झलसता खुला रास्ता, कभी दरिया का कच्चा किनारा। लेकिन हमने तेजी से सफ़र तय किया। दिन के लगभग 1 बजे हम उस गांव तक पहुंच गए। सबसे पहले मैंने मंदिर का जायज़ा लिया। मंदिर गांव से करीब 1.5 कोस दूर था, एक ऐसी जगह जहां अंधेरी रात में सिर्फ जंगल की आवाज़ें गूंजती थीं। मेरे मन में एक प्रश्न उठता रहा, ये पुजारी रात को अकेले मंदिर में ही क्यों रहता था? क्या उसके पास गांव में रहने का कोई और रास्ता नहीं था? जब मैंने गांव के लोगों से पूछा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा पुजारी के लिए मंदिर ही उसका घर था। उसका जीवन और उसका अंत दोनों इसी मंदिर से जुड़े थे। शायद भगवान की सेवा ही उसे इतनी दूर खींच लाई थी, और इसी सेवा के बीच वो मैन ईटर बाघ का शिकार बन गया। गांव का एक बूढ़ा मुझे समझाने लगा। उसने कहा कि पुजारी रात भर बेचैन था। वो उसी बूढ़े की झोंपड़ी में रहता था। रात को बार बार उठकर कहता था कि मंदिर छोड़ने की वजह से भगवान उससे रूठ गए हैं। उसकी आवाज़ में भय भी था और पछतावा भी। बूढ़े ने कहा, सुबह होते ही वो मंदिर के लिए निकल गया और भगवान ने उसे दंड दिया। उसके शब्दों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सच बोलते हुए भी वो अपने ही डर के साए में घिरा हुआ था। मैंने बूढ़े की बात सुनी, लेकिन उसका अंदाज मुझे अच्छा नहीं लगा। वो पुजारी को दोष दे रहा था। उसने आंखें नचाते हुए अपनी बात रखी, जैसे मुझे भी डराना चाहता हो। तब मैंने उससे कहा,
जब भगवान सबसे बड़े रखवाले हैं तो तुम यहाँ झोंपड़ी में चिपके क्यों बैठे हो? जंगल में जाओ, लकड़ी काटो, काम करो, भूखे क्यों मर रहे हो? क्या भगवान तुम सबका रखवाला नहीं है? मेरे शब्द सुनकर बूढ़ा चुप हो गया। उसने सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा, सिर हिलाया और निशब्द बैठ गया। उसके बाद मैं मंदिर की तरफ चला। मंदिर का दृश्य देखकर मेरी रूह काम गई। दरवाजे के पास खून के धब्बे थे और बाघ के पग मार्क्स बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। ये वही पग मार्क्स थे जो मैं कलमेर के आसपास पहले भी अनेक बार देख चुका था। मैंने सोचा मैन ईटर बाघ सुबह सुबह मंदिर तक आया होगा। उसने दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, जगह का जायजा लिया और वापस लौटने लगा। तभी उसने पुजारी को देख लिया। उसने पुजारी पर झपटा, गर्दन से पकड़ा और खींच कर ले गया। दरवाज़ा टूटा पड़ा था, उस पर बाघ के पंजों के गहरे निशान थे। मैंने अपने साथियों को बुलाया और उनसे कहा कि अब मैं अकेला मैनीटर का पीछा करने जाऊंगा। मैंने उनसे कह दिया, अगर सुबह 9 बजे तक मैं वापस ना आऊं तो तुम सब 10-15 आदमियों का दल बनाकर मेरी तलाश में निकलना। ये कहकर मैंने उन्हें बस्ती की तरफ भेज दिया और खुद पग मार्क्स के पीछे चल दिया। मंदिर के पुजारी को बाघ गर्दन से पकड़कर खींच ले गया था। जहां जहां पग मार्क्स मिलते वहां पुजारी की फटी हुई धोती के टुकड़े बिखरे हुए थे। कभी कभी झाड़ियों में उसके मांस के छोटे छोटे टुकड़े चिपके मिले। ये सब देखकर मेरा हृदय भारी हो गया। लेकिन मैनीटर के खूनी सफ़र को समझना भी ज़रूरी था। बेचारा पुजारी ने जान बचाने की पूरी कोशिश की थी। झाड़ियों को दोनों हाथों से पकड़कर खुद को खींचता रहा, बाघ के जबड़ों से छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन उस कोशिश में उसकी उंगलियां फट गई थीं। खून बह रहा था। मैं देख सकता था कि बाघ उसे ऐसे खींच कर ले जा रहा था जैसे एक खिलौना हो। उसके पैर मिट्टी पर घसीट रहे थे, पीछे निशान छोड़ते हुए। ये दृश्य किसी भी इंसान के लिए देखना आसान नहीं था। हर कदम पर मुझे उस पुजारी की बेकरार कोशिश दिखाई देती थी, उसका दर्द दिखाई देता था और बाघ की निर्दयता भी। पीछा करना कठिन नहीं था। पगमार्क्स बिल्कुल साफ थे, जैसे जंगल की राख खुद मुझे बुला रही हो। मैं संभल कर कदम कदम पर देखते हुए आगे बढ़ता रहा। लगभग 2 कोस तक मैं उनके पीछे गया। हर कदम पर जंगल और भी शांत होता गया। सिर्फ पत्तों की हल्की सी खनक और कहीं दूर एक कौवे की आवाज़ सुनाई देती थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल अपनी सांस रोक के मुझे देख रहा हो। मुझे लग रहा था कि मैन ईटर और भी चालाक हो चुका है। शायद पहले आए शिकारियों की गलत हरकतों ने उसे और ज़्यादा होशियार और सावधान बना दिया था। ये बाघ अब आम शिकारियों के सामने आने वाला नहीं था। इसे हराना एक कठिन अग्नि परीक्षा होने वाली थी। जंगल का ये हिस्सा इतना घना था कि इंसान की आंख भी 2 कदम से आगे देखने में धोखा खा जाती थी। हर तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां, उनमें उलझे हुए बेल और जमीन पर सूखते पत्तों की मोटी परत। ऐसे जंगल में किसी मैनीटर को दूर तक भटकने की जरूरत ही नहीं थी। उसके लिए शिकार तो बस हाथ बढ़ाने भर की दूरी पर था। मेरे दिल में एक अंदेशा बराबर बना हुआ था। क्या पता ये बाघ इतना होशियार हो गया हो कि पहली बार जिस लाश तक उसका पंजा गया उसे जितना खा सका खा लिया हो और अब लौटकर ना आए। अगर ऐसा हुआ तो मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाती। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। एक और फलांग चलने के बाद एक बड़े दरख्त के पास मेरी नज़र थमी। जमीन पर खून का एक बड़ा धब्बा था। मैं तुरंत समझ गया, यहीं पर मैन ईटर बाघ रुककर अपना पहला नाश्ता कर चुका था। लेकिन एक बात साफ थी, जब तक पुजारी यहाँ खींचकर लाया गया
तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं, वरना उसकी जद्दोजहद के निशान जमीन पर बिखरे होते। ये बाघ अपने शिकार को गर्दन से पकड़कर इतनी खामोशी से खींच लाता था जैसे एक जंगली शिकारी अपने शिकार उठा ले जाता है। मैंने उस जगह का हर कोना देखा, मिट्टी को हाथ से परखा, पग मार्क्स की गहराई को समझा। मुझे अंदाज़ा हुआ कि बाघ ने कुछ देर यहाँ शिकार किया, लेकिन फिर खतरे की बहुत सी संभावना महसूस करके लाश को उठाकर आगे चला गया। ये सोचकर मेरी गर्दन अपने आप दाएं बाएं घूमने लगी। हर झाड़ी मुझे कुछ छिपी हुई सी लगती थी, जैसे अगले ही पल उसमें से वो खूनी बाघ निकलकर मुझ पर टूट पड़े। मैं आगे बढ़ता गया, हर कदम संभाल कर रखता। बंदूक मेरे कंधे पर मजबूती से तनी हुई थी। हर कदम पर मैं रुकता, अपने आगे के झाड़ों को, पीछे की खामोशी को और दाएं बाएं की अंधेरी झाड़ियों को गौर से देखता। और फिर कुछ ही दूर चलने के बाद एक झाड़ी से अजीब सी बू आई। ये बू खून और गोश्त की थी, एक ऐसी गंध जो जंगल में शिकारी के होश हिला देती है। मैं तुरंत रुक गया, बंदूक सीधी की और घनी झाड़ियों को तकने लगा। मेरी उंगली ट्रिगर पर तनी थी, सांसें तेज हो गई थीं। हर पल लग रहा था कि बस अभी वो माइनीटर सामने आ जाएगा। लेकिन झाड़ी में से बाघ नहीं बल्कि एक लाश नजर आई। वो था बेचारा पुजारी। उसका ऊपर का बदन वहीं पड़ा था, लेकिन नीचे का हिस्सा गायब था। बाघ ने नाश्ता करके जो बचा था उसे झाड़ी के अंदर छुपा दिया था। उसने लाश को ऐसे रखा जैसे कोई इंसान अपना बर्तन ढककर रखता है ताकि बाद में आकर आराम से खत्म कर सके। दोस्तों, ये मंजर देखकर मेरा दिल भर आया। एक तरफ इंसान के जसद के टूटे फूटे टुकड़े, दूसरी तरफ उस शैतानी बाघ की चाल। साफ था कि वो वापस आने वाला था। लाश को ऐसे छुपाना उसके इरादे को खोल कर रख देता था। मैंने तुरंत फैसला किया, मुझे उसी जगह गड्ढ लगाकर बैठना होगा। अब जब बाघ लौटेगा तो मेरी बंदूक उसका इंतजार करेगी। मैंने आसपास के दरख्तों को देखा। एक मजबूत दरख्त मिला जिसमें शाखें सीधी और ऊपर तक फैली थीं। मैं संभलते हुए चढ़ा और तकरीबन 16 फुट की बुलंदी पर एक शाख पर बैठ गया। ये जगह इतनी सुरक्षित थी कि मैं बिना डरे बैठ सकता था, और अगर रात भर जागते जागते आंखों पर नींद भी आ जाए तो भी गिरने का खतरा नहीं था। मैंने घड़ी निकाली, दिन ढल चुका था। थर्मस से चाय निकाली और कुछ घूंट पीकर अपने नर्व्स को शांत किया। थोड़ी देर बाद पाइप जलाया, लेकिन आज पाइप का धुआं भी मुझे सुकून नहीं दे रहा था। हर पल बस एक ही सोच दिमाग में घूम रही थी, कब वो बाघ लौटकर यहाँ आएगा। समय धीरे धीरे बीतने लगा। आसमान अंधेरा हो गया। रात ने अपने पर्दे गिरा दिए, और रात भी ऐसी थी जिसमें चांद की रोशनी तक नहीं थी। पूरा जंगल काला समुद्र बन गया था। मैं कुछ ज्यादा दूर तक देख ही नहीं पा रहा था। हर आहट, हर पत्ते की खनक एक सवाल बन जाती, क्या ये बाघ आ गया है? गीदड़ की चीख कहीं दूर से सुनाई दी, लेकिन उसकी आवाज़ भी इस सन्नाटे में और भी ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। ऐसा सन्नाटा था कि इंसान अपनी दिल की धड़कन तक सुन सकता था। मैं शाख पर बिल्कुल चुपचाप बैठा था और अंधेरे में अपनी सांसें रोककर सुनता रहा। हर पल लग रहा था जैसे जंगल अपनी रूह लेकर रुक गया हो, और अगले पल वो मैनीटर बाघ अपनी गुर्राहट के साथ अंधेरे से निकलकर सामने आ जाएगा। मेरे हाथ ट्रिगर पर थे, आंखें अंधेरे को चीर रही थी। एक कदम, एक पल और फैसला होने वाला था। लेकिन दोस्तों, क्या उस रात मेरी बंदूक और बाघ का सामना हुआ, या कहानी ने एक और खतरनाक मोड़ लिया? अगर आपको ये कहानी का हिस्सा पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले पार्ट में आप देखने वाले हैं वो असली टकरार जो इस जंगल के सन्नाटे को हमेशा के लिए तोड़ देगी।